Good afternoon, my dear students. Once again, welcome to my class. Now, in my last class, I had talked about Sayyid Ahmed Khan and his ideas of nationalism and colonialism. Now, today I am here to talk about the political ideas of Muhammad Iqbal. Now, you are already familiar with this name, Muhammad Iqbal. Many of you must have read his poetries, his philosophy. But today we are here to discuss about his political ideas, particularly his ideas about nationalism, Indian nationalism. तो इकबाल और सैयद अहमद खान इन दोनों की सोच को अगर आप पास पास रखे विचार करेंगे तो आप लोगों को नज़र आएगा कि सैयद अहमद खान जैसे शुरुआत में कॉलोनियलिज़म का फ़ैन था। वो चाहते थे ब्रिटिश कॉलोनियलिज़म इंडिया में कंटिन्यू करे, तभी इंडियन मुस्लिम्स को अपनी तरक्की, अपनी डेवलपमेंट हासिल होगी। इकबाल ऐसा नहीं थे। इकबाल की लाइफ हिस्ट्री अगर आप स्टडी करें तो देखिएगा, अर्ली 20th सेंचुरी इकबाल जब पैदा हुए, लाहौर में वो पले बढ़े, तो इकबाल की जो सोच, उनकी जो आइडियाज़, वो कॉलोनियलिज़म के ख़िलाफ़ था। दूसरे भारतीय की तरह इकबाल भी एक ऐसा भारतीय, एक ऐसा इंडियन थे जो चाहते थे कि इंडिया में ब्रिटिश राज, ब्रिटिश हुकूमत ख़त्म हो, और फ्रीडम स्ट्रगल में जो सारे भारतीय लोग शामिल थे, इकबाल ने उनका साथ दिया था। साथ दिया था मतलब मेंटली, मॉरली उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को समर्थन किया था। और वो चाहते थे हिंदू, मुस्लिम, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजियन, एनी कम्युनिटी, एनी कास्ट, सभी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजियन, इन सब से बाहर आकर इंडियन लोग सिर्फ इंडियन है इस आइडेंटिटी के बलबूते पर ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ाई करें और आखिर तक हमारे देश को आज़ाद करें। तो इसी सोच के साथ इकबाल ने हमेशा इंडिया को ब्रिटिश हुकूमत से छुटकारा देने के लिए सभी भारतीयों को यूनाइटेडली लड़ने का साहस दिया था। और उनके पोएट्रीज़ में भी इसी साहस का या फिर इसी एनकरेजमेंट का रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है। तो इकबाल अपना स्कूल एजुकेशन, मैट्रिकुलेशन कंप्लीट करने के बाद अपना ग्रेजुएशन यहाँ से किया। फिर एक कॉलेज में लाहौर में वो पढ़ाने लगे। फिर जब उनको पीएचडी करने का मौका मिला विदेश में, यूरोप में, तो वो इंडिया छोड़कर यूरोप के लिए रवाना हो गए अपना पीएचडी थीसिस लिखने के लिए। तो जब तक वो पीएचडी करने के लिए यूरोप के लिए निकले थे, उससे पहले ऑलरेडी इकबाल ने अपने कई सारे लेक्चर्स में, जो लेक्चर्स वो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में दिया करते थे, उन्हें जब रिसोर्स पर्सन बनाकर वहाँ बुलाया जाता था तो इकबाल वहाँ जाकर अपना स्पीच देते थे। और उन सभी स्पीचेस में उनका देशभक्ति, अपना देश के लिए प्रेम, नेशनलिज्म की भावना हर जगह दिखाई देता, जहाँ वो सभी इंडियंस को एक होकर ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए उत्साह दिया करता था। फिर इकबाल यूरोप गए अपना पीएचडी स्टडी करने के लिए। तो वहाँ जाकर इकबाल को पता चला कि पूरा यूरोप भर में मुसलमान कम्युनिटी के ख़िलाफ़ यूरोपियन कम्युनिटी के लोग एक नाराज़गी, एक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का आइडिया अपने दिल में पलते हैं। यानी कि यूरोपियन लोग मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को वो इज़्ज़त नहीं देते हैं, वो मान सम्मान नहीं देते हैं जो कि इस कम्युनिटी के लोगों को मिलना चाहिए। अगर आप सब ने हिस्ट्री पढ़ा है तो ये भी आप लोग जानते होंगे
कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ ने, खास करके ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने इस्लामिक दुनिया के साथ, खास करके टर्की और एशिया माइनर के देशों के साथ क्या इनजस्टिस किया था, क्या नाइंसाफ़ी किया था, वो सब भी आप लोगों ने देखा है। ब्रिटेन और फ्रांस टर्की को हराकर, टर्की की जो खलीफ उनको उनके तख्त से हटाकर, खलीफेट को डिसरिस्पेक्ट करके टर्की का एक बहुत बड़ा हिस्सा को अपने कब्जे में कर लिया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने टर्की को तोड़कर, तहस नहस कर उसके बहुत सारी एरियाज़ को आपस में बांट लिया था और वहाँ कॉलोनाइज कर लिया था। तो एक तरफ टर्की का अपना इज्जत खो गया और वहाँ का खलीफ का जो मान सम्मान वो भी ख़त्म हो गया, और इसी बात के खिलाफ आवाज़ उठाकर इंडियन मुसलमानों ने आंदोलन किया था, इनकिलाब किया था। आप लोग खिलाफत आंदोलन के साथ परिचित है। जब फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया में चल रहा था तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि महात्मा गांधी की नेतृत्व में हो रहा था, उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में खिलाफत आंदोलन को भी शामिल कर लिया गया था। यह आंदोलन क्या था? व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट ऑल अबाउट? It was actually a movement to restore the lost pride of the Khalif of Turkey. टर्की के खलीफ, जिसे पूरे दुनिया भर की मुसलमान लोग अपना खलीफ मानते थे, उनकी खोया हुआ इज्जत वापस पाने के लिए खिलाफत आंदोलन हुआ था। जो भी हो, मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि एक्चुअली मुसलमान लोगों के खिलाफ यूरोपियन लोग हमेशा से एक इल फीलिंग, एक बुरा फीलिंग रखते थे, जिस वजह से मुस्लिम्स के खिलाफ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन चलता था यूरोप के सभी देशों। तो जब मोहम्मद इकबाल गए यूरोप में अपना पढ़ाई करने, अपना रिसर्च करने, तो उन्होंने देखा कि किस तरह से मुसलमान लोगों को बहुत जुल्म और जिल्लत सहना पड़ता है यूरोपियन लोगों के हाथों। तो ये सब देखकर इकबाल के मन में जो सभी नेशनलिज्म के भावना थे, उनमें एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। इकबाल अब तक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हिंदू, मुसलमान, सिख और इंडिया के सभी लोगों की यूनिटी की बात करते थे कि सब लोग यूनाइटेडली लड़ेंगे तभी ब्रिटिश सरकार का मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन यूरोप में मुसलमानों के साथ यूरोपियंस लोग जो नाइंसाफ़ी कर रहा था, उसे देखकर इकबाल की सोच पूरी तरह इस्लाम सेंट्रिक हो गई। जो आदमी पहले हिंदू, मुसलमान, सिख सभी को भाई मानकर सब में भाईचारा बनाए रखने की और एक साथ लड़ने की बात करता था, वही इंसान धीरे धीरे सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की राइट्स, उनके अधिकार, उनके सुरक्षा, उनके मान सम्मान के लिए बात करने लगा। तो जब यूरोप का सवार करके अपना पीएचडी थीसिस कंप्लीट करके मोहम्मद इकबाल इंडिया वापस लौटे, तो वो एक पूरी तरह ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन था। एक बहुत बड़ा, एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन उनके सोच में, उनके दिमाग में आ चुका था। तो किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन? जो इंसान इंडियन नेशनलिज्म की बात करता था, वो इंडियन नेशनलिज्म से हट के सिर्फ मुस्लिम और इस्लामिक आइडेंटिटी के बारे में बात करने लगा। इकबाल को लगा कि जिस तरह से दुनिया की हर जगह मुसलमानों को नाइंसाफ़ी मिल रही थी, इंडिया में भी मुसलमान लोग इनजस्टिस का शिकार हुआ था। क्यों? क्योंकि इंडिया में पहले मुसलमान लोगों का ही शासन हुआ करता था, लेकिन बाद में मुसलमानों को यहाँ से हटाकर ब्रिटिश लोग आकर यहाँ राज करने लगे। तो ब्रिटिश हुकूमत इस्टेब्लिश होने के साथ साथ
मुसलमानों का राज खत्म हुआ, उनका जो प्रिविलेजेस सुविधाएं वो सब उन्हें मिलता था वो ख़त्म हुआ, उनका रिस्पेक्ट, उनका मान सम्मान भी कहीं खो गया। और ठीक उसी तरह यूरोप की हर जगह मुसलमानों को इनजस्टिस ही मिल रहा था। तो इस इनजस्टिस से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है कि सभी मुसलमान लोग अपना खोया हुआ अतीत को वापस लौटाने की कोशिश करें। तो जिस वक्त इंडियन मुस्लिम्स इंडिया पर हुकूमत किया करता था, उस वक्त उनका जो ठाट बाट और इज़्ज़त था, वही इज़्ज़त अगर वापस पाना है तो मुसलमानों को अपना आइडेंटिटी पुख्ता करना पड़ेगा और इसके लिए सभी मुसलमान लोगों को यूनाइटेड होना पड़ेगा। तो सोचिए, विदेश जाने से पहले जो व्यक्ति हिंदू मुस्लिम सबको, सभी इंडियन को यूनाइटेड होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए बोलते थे, वही इंसान यूरोप से वापस आने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लोगों को यूनाइटेड होने के लिए बोलने लगे और सिर्फ मुस्लिम्स लोगों को अपना खोया हुआ इज़्ज़त वापस लौटाने के लिए, लड़ने के लिए उत्साह देने लगे। तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई के लिए दूसरे भारतीय का साथ देना वो रिलेटिवली लेस इम्पॉर्टेंट हो गया और मोर इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, सभी मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म में आना है, अपने अंदर की भेदभाव भूलकर सभी को यूनाइटेडली लड़ना है और अपना खोया हुआ इज़्ज़त, अपना खोया हुआ वो ग्लोरी, वो गौरव का दिन वापस लाना है। तो क्या हुआ, आगे से जो भी स्पीचेस, जो भी भाषण इकबाल देने लगे, उसमें उनकी ये पैन इस्लामिक आइडियाज़ ही रिफ्लेक्टेड होने लगा। व्हाट इज़ पैन इस्लामिज़म? जब आप इस्लाम की वो पुराने दिन, वो ग्लोरियस डेज वापस लौटाने के लिए मुस्लिम्स लोगों के अंदर अवेयरनेस या जागरूकता पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो इस जागरूकता पैदा करने के लिए आप जो आइडियाज़, जो बिलीव्स और वैल्यूज़ का सहारा लेते हैं, उन्हीं सबको कहा जाता है पैन इस्लामिज़म। याद कीजिए, मैंने सैयद अहमद ख़ान पढ़ाते वक्त भी आप लोगों को पैन इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स के बारे में बताए थे कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपना खोया हुआ इज़्ज़त वापस लौटाने के लिए इंडियन वहाबी सेक्ट के जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने अपना वहाबी मूवमेंट शुरू किया, जिसका मकसद था कि उन दिनों में जब इस्लाम ही सबसे मुख्य रिलीजियन हुआ करता था और मुस्लिम लोग ही चारों ओर शासन किया करता था, हुकूमत किया करता था, उस एज को वापस लाने के लिए जो मूवमेंट शुरू हुआ था वो था एक किस्म का पैन इस्लामिक मूवमेंट, जिनको हम लोगों ने वहाबी मूवमेंट के नाम से जाने थे। ठीक उसी तरह इकबाल ने भी एक पैन इस्लामिक आइडिया प्रचार करना शुरू कर दिया और इंडियन नेशनलिज्म का नाम बदलकर उन्होंने हिंदू नेशनलिज्म ये नाम रख दिया। उनको लगा कि अगर ऐसा हो कि ब्रिटिश हुकूमत कभी इस देश से चला जाए, इंडिया को आज़ादी मिले, तो यहाँ हिंदू कम्युनिटी के लोगों का ही डोमिनेंस एस्टैब्लिश्ड होगा, हिंदू कम्युनिटी के लोग ही अपना राज, अपना हुकूमत इस्टेब्लिश करेंगे और मुसलमान लोगों को फिर से वही इनजस्टिस, वही जुल्म सितम जो यूरोपियंस के हाथों में अब सहना पड़ रहा है, तब इंडियन हिंदूज़ के हाथों में सहना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनलिज्म का हाथ छोड़ दिया, ये बोलकर कि इंडियन नेशनलिज्म के नाम पे आज जो चल रहा है वो असल में एक किस्म का हिंदू नेशनलिज्म है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने हिंदू नेशनलिज्म का नाम देकर इंडियन नेशनलिज्म की आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और एक किस्म का पैन इस्लामिक आइडिया प्रचार करने लगे। क्या था इस पैन इस्लामिक आइडिया को प्रचार करने के पीछे उनका असली मकसद?
इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी को जगाना, उनको जागृत करना कि वो अपना खोया हुआ इज्जत और वो पुराना ज़माना जब वो शासक हुआ करता था उस वक्त की शान और शौकत को वापस लौटाना है और उनके प्रति हो रहे सभी इनजस्टिसेस का अंत करना है। तो देखिएगा इकबाल की ज़िंदगी की उनकी पहली जो सोच और स्पीचेस था उनमें उन्होंने सभी कल्चर, सभी रिलीजियंस और कम्युनिटीज़ के प्रति प्रेम भाव दिखाया था। यहाँ तक कि हिंदू कम्युनिटी का जो प्रैक्टिस ऑफ आइडोलट्री था, ये जो हिंदू कम्युनिटी की लोगों की प्रैक्टिस है देव देवियों का मूर्ति बनाकर पूजा करना, इस आइडोलट्री की प्रैक्टिस को भी इकबाल ने इज्जत दिया था। अपने कविताओं में उन्होंने इस आइडोलट्री की प्रैक्टिस के प्रति अपना रिस्पेक्ट दिखाया था और हमारे इंडिया को एक मदर गॉडेस के हिसाब से तुलना करके इसकी पूजा करने के लिए सभी इंसानों को उत्साहित किया था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जब अपने कई सारे उपन्यासों में इंडिया को गॉडेस काली के रूप में कल्पना करके पूजा करने की बात की थी, तो देखिएगा बहुत सारे मुस्लिम्स इसका अपोज किया था, लेकिन मोहम्मद इकबाल ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने हिंदू कम्युनिटी की आइडोलट्री की प्रैक्टिस को भी एक्सेप्ट किया था, ये बोलकर कि इस सिचुएशन, ये वक्त कुछ ऐसा ही है कि अभी सबसे बड़ा काम है ब्रिटिश हुकूमत की चुंगल से भारत को आज़ादी दिलवानी। तो इसलिए हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या कोई दूसरा कम्युनिटी हो, उनका रिलीजियन, उनका कल्चर, इन सबको इज्जत करके सबको एक साथ एक मंच में खड़ा करके लड़ाई करना है। लेकिन यही आदमी यूरोप का टूर करके जब इंडिया में वापस लौटा तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम आइडेंटिटी और इस्लामिक कम्युनिटी की उत्थान की बात करने लगा। दैट वॉज इंडीड वेरी शॉकिंग। और आप लोगों को ये जानकर भी बहुत दुख होगा कि अल्टीमेटली मोहम्मद इकबाल की ये जो सेक्टरियन सोच, कम्यूनल सोच कि मुस्लिम कम्युनिटी की उत्थान ज़रूरी है, मुस्लिम कम्युनिटी को अपना खोया हुआ इज्जत वापस पाना है, इस तरह की कम्यूनल और नैरो पैरोकियल सोच ने अल्टीमेटली उन्हें टू नेशन थियोरी के ओर आगे बढ़ा दिया। जिस टू नेशन थियोरी को आप लोग जिन्ना की बनाई हुई समझते हैं, actually that concept of two nation theory was established, या फिर आप यूँ बोल सकते हैं the foundation of the two nation theory which was later on propagated by Muhammad Ali Jinnah. That two nation theory was actually prepared by मोहम्मद इकबाल। उन्होंने ही इस थियोरी का बुनियाद प्रस्तुत किया और इसी से उन्होंने बाद में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग शुरू कर दी एंड अल्टीमेटली इंडिया का पार्टीशन और पाकिस्तान का बनना, ये सब मेटीरियलाइज्ड हो पाया। दैट मीन्स जो टू नेशन थियोरी जिन्ना के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रचार हुए, जिसके बुनियाद पर मुस्लिम लोगों ने अपने रिलीजियस आइडेंटिटी की बेसिस पर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाकर इंडिया को पार्टीशन करके यहाँ से निकल गए और पाकिस्तान बनाया, उन सब का जड़ असल में मोहम्मद इकबाल की सोच, उनकी आइडियाज़, उनके भाषण और उनके प्रचार में ही एक्चुअली छुपा हुआ था। तो जब आप मोहम्मद इकबाल की पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे, आपको जानना है उनके पॉलिटिकल थॉट का बेसिकली टू डायमेंशंस है, दो पहलू है। पहला जिसमें वो इंडियन नेशनलिज्म की बात करते थे, सभी इंडियन नागरिकों को इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियन, कम्युनिटी, कास्ट, कलर, क्रीड, इन सब के
इन सब डिस्क्रिमिनेशंस को छोड़कर सभी इंडियंस को एक होने के लिए कहा था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए। और उनके पॉलिटिकल थॉट का सेकेंड डायमेंशन, उनकी ज़िंदगी के दूसरे भाग में जब उन्होंने इंडियन नेशनलिज्म का हाथ छोड़कर मुस्लिम कम्युनलिज्म, इस्लामिक आइडेंटिटी का हाथ थामा, एक पैन इस्लामिक आइडिया को प्रचार किया एंड अल्टीमेटली मुसलमान लोगों के लिए सिर्फ रिलीजियन और कम्युनल आइडेंटिटी के आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का बुनियाद भी इकबाल ने ही प्रस्तुत किया था। आई होप all of you have more or less understood what I have tried to convey. आपके दिल में कई सारे सवाल होंगे, वो सब आप लोग ज़रूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू and meet you all in my next class. Bye.